हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 रैपिड रिवाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 2 डेडिकेटेड है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 तक का सिनेरियो। बिकॉज इससे पहले का जो सिनेरियो है वो 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1949, मतलब ये वही इंडिपेंडेंस मिलने के बाद तक का जो सिनेरियो आता है वो पूरा हम लोग चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब 1950 से लेकर 1990 तक का सिनेरियो चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करना है, जिसमें इंडेक्स में देखें तो टोटल 7 पॉइंट्स कवर करना है। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, और 5 साल प्लान के बारे में बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करना है। एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन। सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कितने तरीके का होता है? तो इकोनॉमिक सिस्टम ब्रॉडली 3 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है अपना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, थर्ड होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम होता है फ्री इकोनॉमी, तीसरा नाम होता है लेजर फेयर इकोनॉमी एंड चौथा नाम होता है मार्केट इकोनॉमी। यूएसए जैसे कंट्री के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। अब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है उसको समझते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब जहाँ पे ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट और ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जहाँ पे हम जैसे नॉर्मल लोग, जैसे मान लो कोई प्राइवेट है, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, अगर कंट्री के अंदर इनका चल रहा है सिर्फ, तो हम बोलेंगे कि कंट्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है एमसीक्यू के लिए, कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसका डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया है। ठीक है, यहाँ प्राइवेट, अगर प्राइवेट का ओनरशिप चल रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा, प्रॉफिट कमाना। कंज्यूमर यहाँ पे सॉर्जिन है। सॉर्जिन का मतलब या सॉर्जिनिटी का मतलब होता है कंज्यूमर के पास फ्रीडम है कि वो कोई भी चीज़ यूज़ कर सकता है, कोई एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डायरेक्टिव प्लानिंग है, गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे सजेशन ज़रूर दे सकता है क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन कोई इसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। प्राइस फिक्सेशन जो होता है वो मार्केट फोर्सेस से होता है एंड डिमांड एंड सप्लाई से होता है। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का इंट्रैक्शन पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे प्राइस फिक्स हुआ है। जैसे एक एग्जांपल देखो, इधर सबका फोकस, जैसे ये एग्जांपल ये हम लोग बनाएं, ये अपना डिमांड है, ये अपना सप्लाई है, जहाँ दोनों इंट्रैक्शन हुआ वहाँ पे अपना प्राइस डिसाइड हो जाता है। तो इसको बोलते हैं प्राइजेस फिक्सेशन डिपेंड्स ऑन मार्केट फोर्सेस एंड डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यूके, यूएसए, ये सब इसके ब्रॉड एग्जांपल है जहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम प्रिवेल करता है। सेकंड आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, तो इसको याद रखने का तरीका सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब सोशल वेलफेयर, ऐसे याद रख लो। सोशलिस्ट मतलब समाज सेवा, समाज सेवा कौन करेगा, गवर्नमेंट। तो सेकंड में याद रखना है सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या क्या, चाइना हो गया इसका एक एग्जांपल, जहाँ पे गवर्नमेंट का ओन्ड होता है, गवर्नमेंट जो बोला जैसा बोला वो फुल एंड फाइनल है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं कर सकते, नो इफ एंड बट, ओनली कट टू कट। और इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया नॉर्थ कोरिया, तो ये यहाँ पे भी सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रिवेल करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और तीसरा नाम होता है कमांड इकोनॉमी। ये सब दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब नाम याद होना है। एमसीक्यू का जो चांसेस होता है ये सब चैप्टर से यही सब पॉइंट में बन के आता है। तीसरा होता है अपना मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का भी चलेगा और गवर्नमेंट का भी चलेगा। तो इसका दूसरा नाम होता है सिर्फ प्लान्ड इकोनॉमी। इंडिया जैसे कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये प्रिवेल करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का डेफिनेशन कार्ल मार्क्स ने दिया है। नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये यूएसएसआर, ये सब कंट्रीज के अंदर फॉलो होता है। कमांड इकोनॉमी बोला जाता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोला जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो भी डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेता है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सब। यहाँ पे बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है, मतलब रेड टेपिज्म होता है, हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट पेपर वर्क, पेपर फॉर्मेलिटी, पेपर लोड ये सब करवाता है ना। ये सब एग्जांपल हो गया। थर्ड आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर का प्रेजेंस रहेगा। यहाँ पे ड्यूअल प्राइस मैकेनिज्म रहता है, मतलब जो प्राइस है वो 2 तरीके से सेट होता है। पहले तो डिमांड और सप्लाई के इंट्रैक्शन पॉइंट से सेट होता है, और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, मतलब राशन दुकान, फेयर मार्केट प्राइस, जो फेयर प्राइस शॉप जो होता है वहाँ पर भी सस्ते में मिलता है। जैसे मान लो मार्केट में अगर कोई सामान 40 रुपये चल रहा होगा, तो वो जो कोटा होता है, राशन दुकान होता है जहाँ पे बीपीएल लोगों को मिलता है, बीपीएल कार्ड के अगेंस्ट उनको मिलता है, तो उनको 10 रुपये में मिल जाता है। ये अनफेयर है,
अमीर को कितना में पड़ रहा है 40 में, और वहीं गरीब को कितना पड़ रहा है 10 में। लेकिन अगर कंट्री के अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट तो गरीब का भला करेगा ही करेगा। तो इसीलिए ये अनफेयर वाली बात है, 40 का सामान उसको 10 में मिल रहा है, लेकिन ऑफकोर्स सी बात है, गरीब है, उसका इनकम बहुत ही कम है, तो उस वजह से उसको 10 में मिल जाता है। और ये करना ही पड़ेगा बिकॉज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रहेगा तो कहीं ना कहीं समाज सेवा तो होगा, सोशल वेलफेयर। फिर बैलेंस कॉम्पिटिशन रहता है एंड कंज्यूमर के पास फ्रीडम रहता है कि वो कुछ भी चूज़ कर सकता है। अब अगले सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक प्लानिंग ये याद रखना है कि एक अलग से हम लोग को बॉडी का गठन करना पड़ा, स्टैब्लिश करना पड़ा। कंट्री का वो चेक करेगा कि प्लानिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, क्या प्लानिंग में किस सेक्टर को हम लोग को प्रेफरेंस देना है, क्या ग्रोथ करना है, वो सब पॉइंट। तो कंट्री के अंदर जो सबसे पहला प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए बनाया गया था इंस्टीट्यूशन, उसका नाम है प्लानिंग कमीशन। ये गवर्नमेंट के अंडर बनाया गया था प्लानिंग कमीशन। इसका डेट इंपॉर्टेंट है, मार्च 1950 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इसमें जो चेयरमैन होता है वो तत्कालीन जो भी प्राइम मिनिस्टर रहता है, तत्कालीन जो भी प्रधानमंत्री होता है, वो वहाँ का चेयरमैन बन जाता है। तो 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये वहाँ के ये तब के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये प्लानिंग कमीशन के भी चेयरमैन बन गए थे, फर्स्ट चेयरमैन। और इनने 5 साल का फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेकर भी आया, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना है, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग से रिप्लेस हो गया था 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग से ये चेंज हो गया था। प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। कब हुआ था ये? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग जब आया तो 2015 में आया। 15 में चेयरमैन कौन होंगे? हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, वो तब के भी प्राइम मिनिस्टर थे 2014 में जब उनका पार्टी जीता था। तो इसी वजह से नीति आयोग के भी जो चेयरमैन थे वो वही बन गए थे। तो याद रखो, प्लानिंग कमीशन आया मार्च 1950। तब के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, उनने 5 ईयर प्लान लेके आया। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वहाँ के जो चेयरमैन थे, चेयरमैन है अभी भी, वो कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। यहाँ तक का पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं 5 ईयर प्लान्स जो इंडिया में थे, उसके गोल्स क्या थे। गोल्स याद रखने का तरीका, जेम्स का पैकेट। G फॉर ग्रोथ, E फॉर इक्विटी, M फॉर मॉडर्नाइजेशन, S फॉर सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ मतलब कंट्री के अंदर ग्रोथ होता जाए, हम लोग मशीन्स वगैरह नए से नए खरीदते जाए जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होते जाए, वो। इक्विटी का मतलब सबको इक्वालिटी मिले, ऐसा नहीं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर 10 रोटी खा रहा है, गरीब को 1 रोटी नहीं मिल रहा है, ऐसा ना हो, कंट्री के अंदर इक्वालिटी बना रहे। तीसरा होता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन किस सेंस में लिखा हुआ है कि हम लोग कंट्री के अंदर नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। और सेकेंड, लोगों को देखने का तरीका बदलेंगे, चेंज इन सोशल आउटलुक। वुमेन्स लोग को पार्टिसिपेट करवाएंगे, उनको डिसीजन में रखेंगे, उनको एजुकेशन देंगे। तो ये सब मॉडर्नाइजेशन होंगे हम लोग। और लास्ट है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे हर चीज़ के लिए, किसी भी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर वही बनाना है तो हम लोग खुद से वो चीज़ प्रोडक्शन करेंगे। तो चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक एक आता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, वो एक सेल्फ रिलायंस वाले पॉइंट का ही रेलेवेंट पॉइंट है। अब अगला सुनो, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट कौन है? तो नाम याद रखो, प्रोफेसर पीसी मेहलानोबिस। प्रोफेसर पीसी मेहलानोबिस को द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग बोला जाता है। और अगर ये आया कि फादर ऑफ 5 ईयर प्लान कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू को फादर ऑफ 5 ईयर प्लान बोला जाता है, बिकॉज वो जब चेयरमैन थे तभी प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था और पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उनके चेयरमैनशिप के अंडर। तो इसीलिए फादर ऑफ 5 ईयर प्लान कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन है? प्रोफेसर पीसी मेहलानोबिस। 5 ईयर प्लान बहुत सारा है, लेकिन उसमें से 3 प्लान याद रखना मैं बताया था, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, लास्ट वाला। फर्स्ट कब आया? 1951 से 1956। ये इसमें फोकस किस में था? एग्रीकल्चर सेक्टर में। सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया? 1956 टू 1961। इसको हम लोग गोल्डन 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे अपना प्राइम फोकस था, मेन मोटिव था इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज बनाना, बिकॉज ब्रिटिशर्स हमारे सारे इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिए थे और गिन चुन के 4-5 ही ऐसे इंडस्ट्रीज बचे हुए थे, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, तो बहुत कम इंडस्ट्री था। तो हम लोग 1956 से लेकर 61 तक का सिनारियो में ये प्लान किए थे कि कंट्री के अंदर मैक्स टू मैक्स हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, जिस वजह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन भी आया था। और लास्ट जो 5 ईयर प्लान है वो 12th 5 ईयर प्लान है, जो आया था 2012 से लेकर 2017। इसके बाद कोई भी नया 5 ईयर प्लान नहीं आया। अब अगले टॉपिक पे आते हैं।
थर्ड टॉपिक दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम था और उसको कैसे सुधारे ग्रीन रेवोल्यूशन का मदद लेकर। इससे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े कि जो 75% ऑफ द पॉपुलेशन था वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। वैसे तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन एटलीस्ट कोई 3-4 प्रॉब्लम याद रखना है। सबसे पहला, हमारे पास बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी था। सेकेंड, हम लोग टोटली डिपेंड होते थे रेनफॉल में। रेनफॉल होगा तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, बिना उसके नहीं कर पाते थे, बिकॉज हमारे पास कोई भी इरीगेशन फैसिलिटी नहीं था। ठीक है। तीसरा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, बहुत ही कम अपना प्रोडक्टिविटी हो रहा था। पर एकड़ जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए बहुत कम हो रहा था। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब हम लोग सिर्फ इतना ही बना पा रहे थे जिससे हम अपना ही घर का पेट भर सके, बाहर बेचने लायक नहीं उगा पा रहे थे, बिकॉज इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा था। और एक पॉइंट याद रख लो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ पे 2 लोग का ज़रूरत है वहाँ 3 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं। तो जो 2 लोग को सैलरी ज़्यादा मिलना चाहिए वो 4 लोग के काम करने की वजह से वो स्प्लिट हो जा रहा है 4 लोग में, तो सैलरी 1-1 पर्सन में कम आ रहा है। तो 4 प्रॉब्लम याद रखो, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल और एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लेके आया। पॉलिसी के अंदर 2 पॉलिसी लाया गया, लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म के अंदर 2 प्रैक्टिस किया गया। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? लैंड रिफॉर्म का मतलब जब हम लोग मालिकाना हक किसी का चेंज कर देते हैं। जैसे अब तक ज़मीन मेरा था, मेरा ज़मीन मेरे से लिया और किसी और को दे दिए, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड हो गया। तो इसको बोला जाता है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म करने के लिए 2 तरीका हम लोग अपनाएं, हमारे गवर्नमेंट 2 तरीका अपनाएं। पहला, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड सेकेंड, लैंड सीलिंग। सबसे पहले आते हैं अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। उसके बाद में ज़मींदार आता था जो कलेक्ट करता था टैक्स, एंड फिर आते थे कल्टीवेटर्स। तो ये तब पुराना प्रैक्टिस चलता हुआ आ रहा था पहले। इससे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो ये सेटअप करके रखे थे, चैप्टर 1 में पढ़े थे। यही ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी कहीं ऐसा जगह में ज़मींदार लोग अभी भी कलेक्ट करते थे लगान। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ये सोचे कि जो बीच वाला पार्टी है ज़मींदार, हम लोग ज़मींदार को ही हटा देते हैं लाइन से। तो अगर हम लोग ज़मींदार को हटा देंगे तो जो भी फार्मर्स हैं उनसे बहुत ही मिनिमल टैक्स लेंगे। और अभी तो इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल लैंड में टैक्स वगैरह भी नहीं लगता है, तो बहुत कुछ इनको बेनिफिट दिया जाता है। तो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज के अंदर क्या किया गया कि जो बीच वाले पार्टी थे, इंटरमीडियरीज मतलब क्या होते हैं? जो बीच के पार्टी होते हैं, तो बीच वाले पार्टी को हटा दिया गया। और इस तरीके से 200 लाख ऐसे फार्मर्स थे, ऐसे कल्टीवेटर्स थे जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ पाए गवर्नमेंट के। तो बुक में 200 लाख लिखा है, उसको तुम लोग 2 करोड़ भी पढ़ सकते हो, लेकिन लिखते टाइम तो 200 लाख ही लिखना है। तो 200 लाख 200 लाख्स ऐसे फार्मर्स थे, ऐसे कल्टीवेटर्स थे जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आ गए बीच के इंटरमीडियरीज को हटाने के बाद। इस वजह से गवर्नमेंट जो भी नया बेनिफिट ला रहा था वो डायरेक्ट उनको मिल पा रहा था। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड तरीका, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग मतलब क्या होता है? लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड वन कैन होल्ड। एक पर्सन मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है उसको बोलते हैं लैंड सीलिंग। पहले के टाइम में जो अमीर लोग रहते थे उन लोग अपना बहुत एकर्स ऑफ लैंड अपने नाम पे ख़रीद लेते थे, पैसा इतना था उनके पास और होल्ड करके रख लेते थे। तो गवर्नमेंट बोला ऐसे में तो गरीब को कभी ज़मीन मिल ही नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट एक नॉर्म फिक्स किया, एक रूल फिक्स किया कि इससे ज़्यादा ज़मीन कोई होल्ड नहीं कर सकता। वैसे कोई डाटा नहीं दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में ना अपने ये पर्टिकुलर बुक में कि क्या अमाउंट फिक्स किया गया, लेकिन लेट से अगर कोई पर्सन कोई अमीर आदमी के पास अगर 100 एकड़ ज़मीन है और गवर्नमेंट फिक्स किया 10 एकड़ एक इंडिविजुअल होल्ड कर पाएगा, तो अब वो अमीर आदमी सिर्फ 10 एकड़ होल्ड कर पाएगा और बाकी 90 एकड़ उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं लैंड सीलिंग। एक मैक्सिमम अमाउंट सेट हो जाता है कि एक पर्सन चाहे वो कितना भी अमीर हो कितना मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, उसको बोला जाता है लैंड सीलिंग। और बाकी जितना भी रेस्ट लैंड का पोर्शन बचा है वो सारा गरीब लोगों को चला जाएगा। लेकिन ये जो लैंड सीलिंग है बहुत बेकार साबित हो गया, बिकॉज जो अमीर लोग थे उन लोग दिमाग ये चलाए कि ठीक है 10 एकड़ हम रख रहे हैं तो 10 एकड़ हमारी बीवी के नाम पे रख देंगे, 10 एकड़ हमारे बच्चों के नाम पे रख देंगे, 10 चाचा के नाम पे, 10 चाची के नाम पे, 10 एकड़ मामा के नाम पे, मामी के नाम पे, ऐसा करके अपने क्लोज रिलेटिव के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो नाम तो उनका दिखाएगा लेकिन एक्चुअली होल्ड तो हम ही करेंगे बिकॉज हमारे पास पावर ज़्यादा है। तो ये किया गया जिस वजह से बहुत ही मेलाफाइड इंटेंशन मतलब बहुत ही ख़राब नीयत से अमीर लोग ऐसा अपने क्लोज रिलेटिव के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए। तो हालांकि ये जो लैंड सीलिंग है ये अच्छे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन ऐसे 2 स्टेट थे जो कि था केरला एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही टोटली कमिटेड थे इस चीज़ को लेकर, एंड इस वजह से ये 2 स्टेट्स में बहुत अच्छे तरीके से लैंड सीलिंग का पालन किया गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक पे आते हैं हम। एग्रीकल्चर वाला पॉइंट हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन पे आते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है
ग्रीन रेवोल्यूशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग हेडिंग स्टार्ट करें। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। इसमें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है बिकॉज इनके डायरेक्शन में ग्रीन रेवोल्यूशन को किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में आया है। अगेन डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा 1966। फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या गया था HYV सीड्स दिया गया था। HYV सीड्स स्टैंड फॉर हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स बांटा गया था। और ये सीड्स का प्रोडक्शन बहुत जल्दी, मतलब इससे जल्दी हो जाता था प्रोडक्शन। अगर एक नॉर्मल बीजा को लगा रहे हो, वो लग रहा है 10 महीना, वो लग रहा है 8 महीना, तो ये वाला बीजा 3-4 महीने में प्रोडक्शन देना चालू कर देता था। तो इसको बोलते हैं हाई वेराइटी यील्ड सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, HYV सीड्स बोला जाता है इसको, ठीक है। और कुछ साइंटिफिक मेथड्स भी अपनाया गया था अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे कि क्या क्या, मैकेनिकल फार्मिंग अपनाया गया था। मैकेनिकल फार्मिंग मतलब ये पूरा हार्वेस्टर लगा के ग्रीन रेवोल्यूशन किया जाता था। इसके वजह से पहले खेती कैसा रहता था और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद का खेती कैसा हो गया, बहुत फ़र्क आया, चेंजेस आया और बहुत अच्छा चेंजेस आया। फिर उसके बाद हम लोग ये जो इस तरीके का फार्मिंग करना चालू कर दिए, जिस वजह से जो ये स्टेप फार्मिंग होता है, ये ऊपर का लैंड में हम लोग पानी डाल रहे हैं, वो नीचे 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 आकर, मतलब काइंड ऑफ वेस्टेज नहीं होगा, इससे वेस्टेज नहीं होगा। अगर हम लोग पानी ऊपर डालेंगे तो नीचे 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 जाके सारा फसल तक पानी जा पाएगा। तो ये भी अपनाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर कि पानी का वेस्टेज ना हो। अब इसका ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से फ़र्क क्या पड़ा, उसका इफेक्ट क्या आया। तो 3 इफेक्ट याद रखो। सबसे पहले हम लोग अटेन किए मार्केटेबल सरप्लस। पहले हमारे फार्मर्स बस इतना ही उगा पाते थे जिससे वो अपने घर का ही राशन को सेटिस्फाई कर पाए, लेकिन अब हमारे फार्मर्स बहुत ज़्यादा उगा पा रहे हैं, जिस वजह से वो मार्केट में बेचने तक जा पा रहे हैं। पहले सिर्फ ये जो अभी मैं अमाउंट जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स बता रहा हूँ इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है। पहले टाइम में हमारे फार्मर्स 82 मिलियन टन ही सिर्फ प्रोड्यूस कर पाते थे, और ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद 176 मिलियन टन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो इस वजह से बहुत बेनिफिट हुआ, ठीक है। ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है 82 और 176। फिर सेकंड आते हैं बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। मतलब जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो बहुत सारा प्रोडक्शन, बहुत सारा उत्पादन होना चालू हो गया, प्रोडक्शन होना चालू हो गया, जिस वजह से गवर्नमेंट बोला कि ठीक है आप प्रोडक्शन करो, हम आपसे बफर स्टॉक के लिए ख़रीद लेंगे। बफर स्टॉक मतलब अगर कल को कुछ कहीं फ्लड आ गया, कहीं फेमिन आ गया, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो गवर्नमेंट जहाँ जो फूड देने का काम करता है वो अपने बफर स्टॉक से निकाल कर देता है। तो बफर स्टॉक मेंटेन करने का भी काम किया गवर्नमेंट। और तीसरा बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, जिनका इनकम बहुत कम था उनको बेनिफिट दिया। बेनिफिट कैसे हुआ, जब प्राइस किसी चीज़ का, सप्लाई किसी चीज़ का बढ़ता है मार्केट में, तो उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जैसे मार्केट में अगर टमाटर का प्राइस बढ़ा है, इसका मतलब है उसका कहीं ना कहीं आगे से सप्लाई कम हुआ होगा, सप्लाई कम होने से उसका प्राइस बढ़ गया होगा। लेकिन मार्केट में अगर प्राइस सस्ता हो गया, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये किलो टमाटर चल रहा है, इसका मतलब होता है मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो गया। तो इसी वजह से जब फसल ज़्यादा उगना चालू हो गया, धान, आटा, चावल, ये जो भी पॉइंट है, ये सब का प्रोडक्शन, राइस, व्हीट, ये सब पल्सेस, वो सब का प्रोडक्शन जब ज़्यादा चालू हो गया मार्केट में, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ गया। सप्लाई बढ़ गया तो जिनका लो इनकम था वो भी अब अफोर्ड करना चालू कर दिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट क्या पढ़े थे, सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को 2 फेज में मापा जा सकता है। सबसे पहला मिड 60s से लेकर 70s तक का सिनारियो। मिड 60s क्यों लिखा है, बिकॉज ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया कब, 1966 में आया, तो इसको हम लोग मिड 60s बोल सकते हैं। एंड इससे कब तक आया, ये 70s तक का फर्स्ट फेज़, और सेकंड फेज़ जो है मिड 70s से लेकर मिड 80s तक का फेज़। मिड 60s से जो फर्स्ट फेज़ था, फर्स्ट फेज़ के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बस उन्हीं जगह में सक्सेसफुल हो पाया जहाँ के जो लैंड थे, जो स्टेट्स थे, जो बहुत ही एफ्लुएंट थे। एफ्लुएंट मतलब जहाँ पे लैंड फर्टिलिटी बहुत अच्छा हो, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यहाँ पे जो लैंड का फर्टिलिटी है, उपजाऊ क्षमता है, वो बहुत अच्छा था। इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत सही साबित हुआ, ठीक है। और जो सेकेंड फेज़ था, सेकेंड फेज़ में जो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक्सेप्टेंस हो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एंड वो बाकी सारे स्टेट्स में भी अडेप्ट होना चालू हो गया। फिर उसके बाद अगला आते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रॉब्लम क्या थे। रिस्क इन्वॉल्व इन ग्रीन रेवोल्यूशन, 2 ही प्रॉब्लम थे, याद रखो। पहला प्रॉब्लम कि जो ये HYV सीड्स होता था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इसमें कीड़े बहुत जल्दी लगते थे, पेस्ट बहुत जल्दी लगते थे, तो टाइम टू टाइम इसमें फर्टिलाइजर लगाना पड़ता था, और जो ये गरीब लोग थे, गरीब फार्मर्स थे, उन लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एंड सेकेंड, टू इंक्रीज इनकम, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, बहुत लोग गरीब हो गए, बिकॉज जब ये HYV सीड्स लाया गया तो कम प्राइस में तो था, लेकिन गरीब लोग इतने गरीब थे कि उन लोग ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से इनकम इनइक्वालिटी होना चालू हो गया।
तो जब वे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ देना पड़ा। तो सब्सिडी का अगला टॉपिक आता है सब्सिडीज़ टू फार्मर्स। जब गवर्नमेंट जब फार्मर को सब्सिडी दिया कि तुम इसको सब्सिडी को यूज़ करो और अपना फार्मिंग करो, तो इसका दो बात उठा। एक इकोनॉमिस्ट, एक एक्सपर्ट्स या इकोनॉमिस्ट का पैनल ऐसा था जो सब्सिडी के साथ में थे, जो बोले कि हाँ सब्सिडी देना चाहिए, सब्सिडी देना ज़्यादा सही रहेगा, इससे फार्मर्स का बेनिफिट होगा, ये उनके साथ में थे, उनके साइड थे। और कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिनका ये मानना था कि सब्सिडी देने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन उसके साथ था, उनका क्या मानना था, इकोनॉमिस्ट जो फेवर में थे और इकोनॉमिस्ट जो अगेंस्ट में थे। इकोनॉमिस्ट जो फेवर में थे सब्सिडी के, उनका पहला ये मानना था कि जो एग्रीकल्चर है बहुत ही रिस्की बिजनेस है, तो हम फार्मर्स को सब्सिडी देते रहना चाहिए। सेकेंड, जो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स है वो बहुत गरीब है और उन लोग बहुत अनेबल टू परचेज इनपुट्स वगैरह, ये सब रिक्वायर्ड इनपुट्स को परचेज नहीं कर पाएंगे, उस वजह से सब्सिडी देना चाहिए। और थर्ड पॉइंट उनका ये मानना था कि गरीब और अमीर का जो गैप है वो तभी खत्म हो सकता है जब गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उन्हें सब्सिडी दे। कुछ इकोनॉमिस्ट इसके अगेंस्ट थे, जिनका बिल्कुल ये मानना था कि सब्सिडी देने का जरूरत नहीं है। वो दो बात बोले। पहला ये बात बोले कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो चुका है, इतने ज़्यादा लोग अपना चुके हैं, तो फिर 2-3 लोगों के चक्कर में या मान लो छोटा सा पॉपुलेशन के चक्कर में सब्सिडी सबको क्यों बांटना। और ये वैलिड पॉइंट भी है क्योंकि जैसे मान लो एक छोटा बच्चा भी रहता है, बच्चा को भी अगर चलना सिखाना है तो हम लोग को उंगली छोड़ना पड़ता है। अगर हम लोग उंगली पकड़ा के उसको चला रहे हैं तो थोड़ा दूर चलेगा, फिर उसका आदत नहीं बनेगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट एक टाइम तक सब्सिडी दिया, चल गया, अब गवर्नमेंट कंटिन्यूस सब्सिडी दे रहा है इतने वाइड एक्सेप्टेंस होने के बाद भी, तो फिर इसका कोई वैलिड पॉइंट नहीं लगता, नहीं देना चाहिए। तो जो इकोनॉमिस्ट इसके अगेंस्ट में थे, उनका ये मानना था कि अभी इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो गया है, गवर्नमेंट सब्सिडी देकर इतना ज़्यादा एक्सेप्ट करवा चुका है, तो फिर और क्यों सब्सिडी देना, और क्यों लोगों को उंगली पकड़ा के चलाना फार्मर्स को, उन लोगों को खुद की क्षमता पर धंधा करने दो। और सेकंड, ये उनका मानना था कि जो भी पैसा सब्सिडी वगैरह मिल रहा है वो इनडायरेक्टली पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये इंडस्ट्रीज़ के पास जा रहा है, बिकॉज फार्मर्स वो पैसा ले रहे हैं और ये इंडस्ट्री से जाके सामान खरीद रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो पैसा फार्मर्स के पास नहीं जा रहा, वो इंडस्ट्री के पास जा रहा है। ये वैलिड पॉइंट नहीं लगता, लेकिन ठीक है, फिर भी पढ़ने के लिए तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद आते हैं लास्ट अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले पॉइंट पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंट्री के अंदर इंडस्ट्री बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंट्री में एक इंडस्ट्री बनता है तो उससे बहुत सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनेंगे उतने ज़्यादा लोग को रोज़गार मिलेगा कंट्री के अंदर। तो इसमें हम लोग यही देखे थे कि प्राइवेट इंडिविजुअल जो इंडस्ट्री ओपन किए थे, उन लोग के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो अपना बिजनेस बहुत अच्छा चला पाए, जिस वजह से पब्लिक सेक्टर को इंटरवीन करना पड़ा और कैपिटल वगैरह देना पड़ा, जिससे वो धंधा कर पाए। ठीक है, फिर ये इड्रा वाला पॉलिसी सुनो, इड्रा का पॉइंट, ठीक है, इड्रा वाला आगे डिस्कस करेंगे। देखो 1951 में एक इड्रा आया था। इड्रा स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। तो इसके तहत बहुत कुछ बताया गया कि कब लाइसेंस इशू किया जाएगा, क्या पॉइंट है, वो सब तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि गवर्नमेंट 3 केस में लाइसेंस इशू करेगा। पहला कि जब नया इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तब, सेकंड जब एक्सपेंशन कर रहे हैं अपना एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, जैसे मैं बचेली में इंडस्ट्री ओपन किया था, अब मैं किरंदुल में ओपन कर रहा हूँ तो मेरे को अगेन लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैं फिर रायपुर में ओपन कर रहा हूँ, मेरे को फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। और तीसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर अपना प्रोडक्ट को भी बढ़ावा दे रहे हो, अभी तक फेस वॉश बना रहे थे, अब अगर बॉडी वॉश बना रहे हो, अब अगर शैम्पू बना रहे हो, कंडीशनर बना रहे हो, वॉशिंग पाउडर बना रहे हो, कुछ भी नया चीज़ बना रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो प्रोडक्ट, तो फिर से लाइसेंस लोगे। तो ये इड्रा 1951 में लिखा हुआ था और बोला गया था कि बिना लाइसेंस करे, ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंदर क्या पॉइंट था कि बिना लाइसेंस लिए हम आपको धंधा करने नहीं देंगे। अगर आपको लाइसेंस जल्दी चाहिए तो आप कोई पिछड़े इलाके में जाके अपना इंडस्ट्री सेटअप करो, कोई बहुत ही बैकवर्ड इलाके में जाके अपना इंडस्ट्री सेटअप करो, तो आपको जल्दी लाइसेंस भी मिलेगा, साथ में आपको टैक्स हॉलीडे भी देंगे, बहुत सारे साल तक आपसे टैक्स नहीं लेंगे, एंड इलेक्ट्रिसिटी में टैरिफ वगैरह भी देंगे, कन्सेशनल रेट में देंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट था कि एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई करोगे तो फिर तो लाइसेंस दोबारा लेना ही पड़ेगा। अब उसके बाद आते हैं ये 1956, ये फिगर्स वगैरह याद रखना। 1951 में इड्रा आया था, फिर उसके बाद 1956 में IPR आया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। तो ये सब कुछ 1950 में आया है प्लानिंग कमीशन, 2015 में आया है, 1 जनवरी 2015 में आया अपना वो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऐसे कुछ डेट्स है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1966 में। तो कुछ ऐसे डेट्स है जो याद रखना है चैप्टर में। मैं सारे डेट्स को याद नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन जो MCQ के लिए रेलेवेंट डेट्स है वो सब मैं सारा याद करवाते चल रहा हूँ।
तो बार बार रिवाइज करोगे आराम से याद हो जाएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अंदर इंडस्ट्रीज़ को 3 शेड्यूल में बांट दिया गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में वैसा इंडस्ट्रीज़ को रखा गया जो पूरे तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और इसमें टोटल 17 ऐसे इंडस्ट्रीज थे, 17 ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो पूरे तरीके से होल्ली ओन्ड बाई गवर्नमेंट थे। शेड्यूल बी में ऐसे इंडस्ट्रीज़ को रखा गया जो धीरे धीरे स्लोली गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ रहे हैं प्रोग्रेसिवली। वो टोटल ऐसे 12 इंडस्ट्रीज थे, टोटल 12 इंडस्ट्रीज ऐसे थे जो धीरे धीरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ रहे थे। और तीसरा शेड्यूल सी में सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ को डाल दिए थे जो भी बैलेंसिंग फिगर वाले हैं, जो प्राइवेट के हाथों में था। इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ना धीरे धीरे कंट्रोल है ना पूरा कंट्रोल है। तो ऐसा शेड्यूल सी में बाकी बैलेंस फिगर। तो शेड्यूल 1 में कितने इंडस्ट्रीज, 17 इंडस्ट्रीज, उसमें पूरा किसका कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल। शेड्यूल बी में कितना इंडस्ट्रीज, 12 इंडस्ट्रीज, उसमें गवर्नमेंट का धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा था। और शेड्यूल सी में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं, और जितने बैलेंस फिगर इंडस्ट्री बच गए इंडिया के अंदर वो सारे के सारे शेड्यूल सी में चले गए। इसके अंदर का हम लोग पॉइंट भी डिस्कस किए थे, कुछ 1-2 नाम याद रख लेना। शेड्यूल ए में कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ का क्या क्या काम था, जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज़, फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग एक्सेट्रा, ये सब। इसमें से कोई सा भी 2-3 याद रख लो कि तुम लोग लिख पाओ पॉइंट्स। शेड्यूल बी में क्या क्या हो सकता है, इंडस्ट्रीज़ लाइक एल्यूमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज़, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। और शेड्यूल सी में तो कोई सा भी इंडस्ट्री ओपन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगला आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कंट्री के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनता है तो उसका अपना अलग ही फ़ायदा है, ठीक है। तो 1955 में कार्वे कमेटी का गठन किया गया, जिनने बताया कि इंडस्ट्रीज़ को और कैसे एक्सपैंड कर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को और कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या क्या नए नए अपॉर्चुनिटीज़, कौन कौन से नए इनके लिए ओपन किया जा सकता है बिजनेस, वो सब के बारे में कार्वे कमेटी ने बताया। तो कार्वे कमेटी का भी डेट इंपॉर्टेंट है, 1955। और कौन सा कमेटी था, कार्वे कमेटी, जिसका गठन क्यों किया गया था कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को नए नए आइडियाज़ प्रोवाइड कर पाए। 1950 में इसका जो लिमिट था वो था 5 लाख, कि अगर कोई सा भी इंडस्ट्री के अंदर 5 लाख तक का कैपिटल लगा है, 5 लाख तक का पैसा लगा है, तो उस इंडस्ट्री को हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मान लेंगे, एसएसआई मान लेंगे। और ये 1991 में इसको चेंज कर दिया गया और ये बोला गया कि 1 करोड़ तक अगर इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ तक अगर किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट है या पैसा लगा है तो हम उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मानेंगे। हालांकि अभी ये लिमिट बहुत ज़्यादा करोड़ चेंज हो गया है, 10 करोड़ तक का लिमिट कुछ चला गया है, लेकिन हम लोग को बिल्कुल भी याद नहीं रखना, बिकॉज लेटेस्ट जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें भी यही वाला दिया। और ऑफकोर्स सी बात है, बिकॉज हम लोग पढ़ कब तक रहे हैं, 1990 तक का सिनेरियो वाला पढ़ रहे हैं, तो पुराना डाटा तो कभी चेंज हो नहीं सकता, लेटेस्ट डाटा चेंज हो सकता है, पुराना कभी नहीं हो सकता चेंज। तो 1950 में 5 लाख तक का लिमिट था, 1991 में 1 करोड़ तक का लिमिट था, ठीक है। यहाँ तक का पॉइंट हम डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद ये भी एक देख लो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल क्या है। अगर कंट्री के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुलता है तो फ़ायदा क्या है, पहला फ़ायदा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हम लोग किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, हम लोग खुद से अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। सेकेंड, प्रमोट्स एक्सपोर्ट, हमारे कंट्री में जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 95% ऐसा एक्सपोर्ट है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू होता है। देन प्रमोट्स हैंडीक्राफ्ट, जो भी हाथ से बना हुआ सामान है इसको बहुत प्रमोट करता है, लोग अपना जो भी हिडन टैलेंट है उसको शोकेस कर पाते हैं। फुलफिल नीड ऑफ मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देने का काम भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करता है। लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत कम है, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा है ना, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा है, ह्यूमन इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव यहाँ पे होता है, लेबर लोग ज़्यादा काम करते हैं, मशीन्स का बहुत कम यूज़ होता है, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है लेबर के इंटरेस्ट में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट एक बार पढ़ना है। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, कंट्री के अंदर सामान आता है, कंट्री के बाहर सामान जाता है, इसको बोला जाता है फॉरेन ट्रेड। तो हमारे कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड था वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में, हमारा जो भी सामान हम लोग बनाते थे, जो भी रॉ मटेरियल बनाते थे उसका 50% ऐसा था जो ब्रिटेन में जाता था, और रेस्ट जो बचा हुआ था वो अलग 3 कंट्री में जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर से हमारा कांटेक्ट खत्म हो गया, ब्रिटिशर जब हमारे कंट्री को छोड़कर चले गए, तो 1950 के सिनेरियो में हमारा जो पूरे इंडिया में जो हमारा टोटल शेयर था वो सिर्फ 1.78% तक ही रह गया। मतलब इससे सोच सकते हो कितना ज़्यादा डिक्लाइन आ गया। पूरे इंडिया का पूरा वर्ल्ड के जो ट्रेड है उसमें अगर देखा जाए तो ओनली 1.78% शेयर था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, फॉरेन ट्रेड का। अगले चैप्टर में जो गैट पढ़ेंगे 1948 वाला, उसमें थोड़ा और क्लैरिटी आएगा।
ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट था कि हमारा इंडिया जो था वो एक नया पॉलिसी अपनाया था, उसका नाम था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होता है, हम लोग किसी बाहर देश के ऊपर, बाहर किसी दूसरे फॉरेन कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे किसी भी सामान के लिए। जो सामान हम लोग बाहर कंट्री से अब तक इंपोर्ट करवाते हुए आ रहे थे, अब हम लोग खुद वो सामान को बनाएंगे, खुद डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को वो काम देंगे और उन लोग वो सामान बनाकर हमारे डोमेस्टिक जो टेरिटरी है उसका डिमांड को फुलफिल करेंगे। इसको बोला जाता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब अब हम लोग जो अब तक इंपोर्ट कर रहे थे उसको सब्सटीट्यूट कर दो, अब उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन के वजह उसका यूज़ करके, डोमेस्टिक प्रोडक्शन का यूज़ करके वो पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाएंगे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के अंदर हम लोग प्रोटेक्शन बचने के लिए दो चीज़ किए थे, टैरिफ एंड कोटास लगाए थे। टैरिफ का मतलब हाई टैक्सेस लगा देना, सामान के ऊपर टैक्स लगा देना जिससे प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सप्लाई डिमांड उसका कम हो जाएगा। एंड सेकंड कोटा लगाए थे। कोटा मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट सेट कर देना कि चाइना से मान लो 10 किलो से ज़्यादा नहीं आ सकता, ये रशिया से 5 किलो से ज़्यादा नहीं आ सकता, तो हम लोग एक लिमिट सेट कर दिए कि इससे ऊपर तो नहीं मंगा सकते, तो इसको बोला जाता है कोटा सेट करना। और लास्ट पॉइंट था क्रिटिकल अप्रेजल। हर चैप्टर के एंड में तुम लोग को क्रिटिकल अप्रेजल मिलेगा। क्रिटिकल मतलब क्रूशियल, उसको इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो, और अप्रेजल मीन्स इवैल्यूएशन या असेसमेंट। तो प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी 11.8% से 24.6% तक चला गया था। ये पूरा चैप्टर का एंड का कंक्लूजन है कि हुआ क्या इसके बाद, ये इतना जब हम लोग किए तो 1991 टाइम में सिनेरियो क्या चल रहा था। डाइवर्सिफिकेशन कंट्री के अंदर हम लोग पहले बस ये टेक्सटाइल वगैरह में डील करते थे, कपड़े वगैरह में, खादी उदी में, लेकिन जब ये 1990 तक का सिनेरियो ख़त्म हुआ तो हम लोग वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया, अलग अलग इंडस्ट्री ओपन कर दिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंट्री में बढ़ गया बिकॉज ये बहुत कम कैपिटल से ओपन हो जाता था। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन बिकॉज हम लोग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लगा दिए थे जिस वजह से प्रोटेक्शन मिल रहा था हमें। देन फिफ्थ पॉइंट लाइसेंस पॉलिसी लगाया गया था, हालांकि इसका मिसयूज़ हुआ। लोग बहुत, जो अमीर लोग तो हम लोग पहले से उस चीज़ का लाइसेंस ले लेते थे एंड दूसरे को ओपन नहीं करने देते थे, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी था बिकॉज हर चीज़ के लिए लाइसेंस मांगो, बहुत झमेला था। नया इंडस्ट्री ओपन करो लाइसेंस मांगो, चलो ये तो समझ आता है। नया प्रोडक्ट ला रहे हो उसमें भी लाइसेंस मांगो कि अगर लेस कंपनी दूसरा प्रोडक्ट ला रहा है तो उसको फिर लाइसेंस लेगा, फिर वो कुछ नया लेस का फ्लेवर ला रहा है उसमें फिर नया, तो अलग अलग झंझट ही झंझट होता था। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था एंड लास्ट पब्लिक सेक्टर का हेल्प से ये हो पाया। लेकिन अगला चैप्टर में ये पढ़ेंगे, पब्लिक सेक्टर बहुत डोमिनेट कर दिया था जिस वजह से हम लोग को PSUs वगैरह को टेक डाउन करना पड़ा। ठीक है, तो ये चैप्टर में इतना है, कंक्लूजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनली ये चैप्टर का रैपिड रिविजन कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।